हेलो फ्रेंड, जय श्री श्याम। आज हम सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का कलाम एकेडमी का माइनर टेस्ट 2 का सॉल्यूशन करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, निम्न में से उपसर्ग के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? गलत कथन बताना है। ऑप्शन नंबर 1, ये किसी शब्द के प्रारंभ से जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उपसर्ग है, शब्द के आगे जुड़ के ही उसका अर्थ का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा है, ये स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं किए जाते। बिल्कुल नहीं किए जाते, शब्द के आगे जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। ये बिल्कुल सही है। तत्सम व तद्भव उपसर्गों का प्रयोग क्रमशः तत्सम व तद्भव शब्दों के साथ ही होता है। बिल्कुल तत्सम का तत्सम के साथ होता है, तद्भव का तद्भव के साथ होता है। बिल्कुल सही है। अगला है ऑप्शन नंबर 4, विदेशज जो शब्द हैं जो विदेशज शब्द हैं, जो उपसर्गों का प्रयोग केवल तत्सम व तद्भव शब्दों के साथ ही किया जाता है। बिल्कुल है, ये गलत है, क्योंकि जो विदेशज शब्द हैं उनका विदेशज शब्दों के साथ ही किया जाता है। तत्सम के साथ तत्सम का किया जाता है, तद्भव के साथ तद्भव का किया जाता है। ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन नंबर 4 वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो देखिए। निम्न शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प अनुचित है? ठीक है, उन्होंने गलत पूछा है, वो देखना है। ऑप्शन नंबर 1 है, समारोह है में सम और आ उपसर्गों से निर्मित है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 है, नैमित्तिक में एक प्रत्यय से निर्मित है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और ये है सच्चरित्र में केवल सत उपसर्ग से निर्मित है, क्योंकि बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यंजन संधि में सचरित्र का हम करेंगे विच्छेद तो सत प्लस चरित्र आता है, और च का तय में चयन जो होता है विसर्ग संधि का रूल है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। अनुत्तरिक्त है, उसमें अन्न केवल अन्न है उपसर्ग से निर्मित है, क्योंकि इसमें अन्न है, उसमें पूरा न है, इसमें आधा न आएगा। तो इसमें आधा न होता तो सही होता, बट इसमें पूरा न है, इस वजह से ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत है। इसकी हम व्याख्या, मैं इसकी 2 की व्याख्या दिखा देता हूँ आपको। देखिए, इसकी पहले की व्याख्या तो ये है, ये उपसर्ग हिंदी में विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी से आए हैं, और इनका प्रयोग मुख्य रूप से इन्हीं विदेशी भाषाओं के रूप में के साथ या कभी कभी हिंदी के अपने शब्दों के साथ भी किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 की व्याख्या है। अगला था, हमने उसका गलत किया था, ऑप्शन नंबर 4 गलत था। उसमें अनुत्तरिक्त में अन प्लस उत्तर प्लस इत प्रत्यय है, तो उसमें पूरा न है, और अगर आधा न होता तो ये बिल्कुल सही होता, तो इसलिए वो गलत है। 2 की व्याख्या ही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्न में से किस विकल्प में अनु उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? कि अनु किस में प्रयुक्त नहीं हुआ है वो बताना है। अनुग्रहित में अनु है, अनुज में भी है, अनुज्ञा में भी है, अनुस्वार में भी है, अन्वय में भी है, अनुष्ठान में भी है, और अनुपातिक में भी है, अनुशंसा में भी है, अनुवीक्षिकी में भी है, अनुदार में नहीं है, अनुपम में नहीं है, अनुवर में नहीं है। इनमें सब में अनुपसर्ग है, अनु नहीं है। इसकी व्याख्या दिखा देता हूँ 3 की। ये देखिए, अनुदार, अनुपम और अनुवर है। इन उक्त शब्दों में अनुपसर्ग न होकर अनुपसर्ग होगा। बिल्कुल अन्य उपसर्ग होगा, अनु नहीं होगा। उन्होंने अनु का उपसर्ग पूछा है, बट ये देखो, इनका टुकड़ों में बांट रखा है। अनुदार अन प्लस उदार, अनुपम अन प्लस उपम, और अनुवर में अन प्लस उर्वर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 की व्याख्या ये है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्न में से उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है? उन्होंने संगत पूछा है कि कौन सा संगत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका संगत है, क्योंकि सु से निर्मित है, स्वल्प है, सौहार्द है,
सुषुप्त है, इन सब में से उपसर्ग देखिए इनको तोड़ यहाँ पे ऊपर ये देखिए, यहाँ पे इनको तोड़ के लिखा हुआ है। स्वल्प में सु प्लस अल्प, स्वार्ध में सु प्लस हद प्लस ए, और सुपुत में सुसुप्त में सु प्लस सुप्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से किस विकल्प में उपसर्ग का अर्थ संगत नहीं है। उन्होंने पूछा है कि संगत नहीं है, गलत कौन सा है वो पूछा है। तो देखिए हर है, हर का प्रत्येक भी होता है, हर एक भी होता है। एन का ठीक होता है, सही होता है। और ये सुख खुश है, खुश को हम अच्छा बोलते हैं, नेक भी बोलते हैं। पर आविर है, आविर को नीच या बुरा नहीं बोलते, आविर को खुशबू या मजबूत बोलते हैं। तो आविर खुशबू या मजबूत होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत है, संगत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में एकाकी उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। यानी कि एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग पूछ रहा है, यानी एक से अधिक। तो पर्यावरण और स्वाभिमान में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। इसकी व्याख्या मैं दिखा देता हूँ आपको। छकी देखिए, छकी ऑप्शन नंबर उसका 1 है, उसमें तो असुरक्षित में ओनली ए प्लस सु प्लस रक्षा प्लस इत। तो असुरक्षित में तो ये हो गया। अत्यंत में अति प्लस अंत है, क्योंकि असुरक्षित में तो 2 हैं उपसर्ग, पर इसमें एक ही है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 को गलत माना है। अगर दोनों में 2 होते तो ऑप्शन नंबर 1 भी इसका आंसर हो सकता था। आलोचना में आ प्लस आलोचना, इसमें 1 है। आरंभ में आरंभ, तो इसमें भी 1 है आ का। और निकृष्ट में नी क्रश और तय, इसमें तय प्रत्यय नी उपसर्ग है, इसमें एक ही उपसर्ग है। अभ्यर्थी अभि उपसर्ग अर्थी मूल शब्द हो गया। पर्यावरण में परि प्लस आ प्लस वर्ण, 2 उपसर्ग आ गए, तो एक से अधिक पूछा है तो पर्यावरण उसमें आंसर है। स्वाभिमान सौ प्लस अभि प्लस मान, इसमें सौ और अभी 2 उपसर्ग आ गए, मान मूल शब्द है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 उसका आंसर होगा 6 का। ऑप्शन नंबर 6 का देखिए आंसर 4 होगा। पर्यावरण स्वाभिमान, इनमें 2 उपसर्ग हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से उपसर्ग से बने हुए शब्द किस समूह में हैं। उन्होंने बोला है कि उप से निर्मित उपसर्ग से बने हुए शब्द बताना है। तो उप में तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 है वो आंसर होगा। तो उप से उपाय, उपदान, औपनिवेशिक। तो औपनिवेशिक ये ऑप्शन नंबर 1 है, इसका आंसर होगा। मैं 7 की व्याख्या दिखा देता हूँ आपको। देखिए ओगट है, इसमें दे रखा है, किस में नहीं है उप, ठीक है। तो ओगट में ओ प्लस घट, ओगुण, ओ प्लस गुण, उपयुक्त में उपरी प्लस उक्त है। तो इन 3 में नहीं है। 7 के भी वापस दिखा देता हूँ क्वेश्चन, देखिए आपको। देखिए उपाय में उप है, उपादान में भी है, औपनिवेशक सिक में भी है, उपचार में भी है। ओगट ओ प्लस घट, तो इसमें उप नहीं है, ठीक है। उसमें ए ऑप्शन में तीनों में भी उप है, पर इसमें उपनिषद में भी उप है, पर ओ घट है, इसमें नहीं, इसमें 2 गलत हुआ है। उपमान में भी है, उपयन में भी है। ओ गुण ओ प्लस गुण, इसमें नहीं, इसलिए वह ये गलत है। उपयुक्त में ऊपरी प्लस है और उक्त है, इस वजह से इसमें भी ऊपरी है, तो इस वजह से ये भी गलत है। उपयुक्त में भी उप है और उपायुक्त में भी उप है, इस वजह से ये गलत, क्योंकि सब में एक है वो गलत है, और एक में तीनों में, इस वजह से इसका एक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द विदेशी उपसर्गों से निर्मित नहीं है। कि उन्होंने पूछा कि नहीं है, तो अब इसमें ऑप्शन नंबर है 4 वो इसका आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने पूछा कि विदेशी से निर्मित नहीं है। तो न प्लस आस्तिक, और इसमें नास्तिक में न प्लस आस्तिक, और बहुमत का बहु प्लस मत, क्योंकि बहु और न हिंदी के उपसर्ग हैं, इस वजह से ये विदेशी उपसर्गों से निर्मित नहीं है। बाकी द्राकार, नालायक, बेलगाम और हमदर्द, सिर गिरोह और लाचार, इन सब में विदेशी उपसर्ग हैं। बाकी नास्तिक और बहुमत में नहीं है, क्योंकि न और बहु है जो हिंदी के उपसर्ग हैं, इस वजह से ये विदेशी नहीं है। तो इसका आंसर 4 होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। उन्होंने बोला है कि उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है और प्रत्यय का भी। तो इसमें है ऑप्शन नंबर 3 है अलौकिकता और प्रशासनिक। इनमें है दोनों में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। तो इसकी व्याख्या मैं दिखा देता हूँ। देखो, अलौकिकता में अ प्लस लोक प्लस इक प्लस ता, ठीक है, तो इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। प्रशासनिक में प्र उपसर्ग है, शासन मूल शब्द इक है और प्रत्यय है। तो इस वजह से इन 9 का ऑप्शन नंबर 3 है, इनमें उपसर्ग प्रत्यय है। तो इन्होंने पूछा कि दोनों में किस ऑप्शन में दोनों में ही उपसर्ग और प्रत्यय है। तो इनमें अलौकिकता और प्रशासनिक है, उसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। उन्होंने बोला है कि उपसर्ग है उसका भी प्रयोग हुआ है और प्रत्यय का भी हुआ है। तो दोनों का साथ प्रयोग हुआ है, तो वो बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है स्वासिक और अभिमानी। स्वासिक और अभिमानी में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, ये पूछा है। तो इसकी हम 10 की व्याख्या दिखा देता हूँ आपको। देखो, स्वासिक सु प्लस वास प्लस इक, सु उपसर्ग हो गया, इक प्रत्यय हो गया। तो इसमें है अभिमानी, अभी उपसर्ग हो गया, मान मूल शब्द हो गया, ई है वो प्रत्यय हो गया। तो इस ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सभी उपसर्ग तद्भव है। उन्होंने बोला है कि सभी उपसर्ग है वो तद्भव है। तो किस ऑप्शन में है सभी उपसर्ग, तो उन, नाना और बिन, ये तद्भव हैं। ये तीनों ऑप्शन जो तीनों हैं शब्द हैं, ये तीनों ही तद्भव हैं। बाकी ऑप्शन नंबर 1 में नी है वो तद्भव है, बाकी आ और अप ये नहीं है, ठीक है। सम और अप ये भी नहीं है तद्भव, सव और निस है ये भी नहीं है, ये तत्सम है। पर इनमें नी, वी और अद, और ऑप्शन नंबर 4 में उन और ना और बिन, ये सब है वो तद्भव है। इस वजह से तीनों शब्दों में ऑप्शन नंबर 4 है तद्भव। तो उन्होंने पूछा कि तीनों में ही तद्भव है, तो ऑप्शन नंबर 4 उन, ना और बिन इनमें तद्भव है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किस विकल्प के सभी शब्दों में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब इन्होंने पूछा है कि किस विकल्प में अनु का प्रयोग नहीं हुआ है, वो बताना है। तो अनुपयोगी है, अनुपयोगी अनुदात, इनमें अनुपसर्ग है वो प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 12 की व्याख्या देख लिए, इनमें अनुपसर्ग का प्रयोग है, अनु का नहीं है। अनुपयोगी, अन प्लस उपयोगी, अनुदात, अन प्लस उदात, इस वजह से इनमें अनु नहीं है, अनुपसर्ग है। इस वजह से 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का इन अनुपयोगी में अन है, अनुदात में अन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 है इसका आंसर होगा। अनुमान, अन्वीक्षण, अनुभव, अन्वेक्षण और अनुवाद, अनुराग, इन सब में अनुपसर्ग है। बाकी अनुपयोगी और अनुदात में अनुपसर्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस विकल्प के सभी शब्दों में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। अब उन्होंने बोला है कि एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग किस विकल्प में, किस ऑप्शन में, वो बताना है। तो अतिव्याप्ति और अधिनियम, इनमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। अति व्याप्ति में तो अति और वी 2 उपसर्ग हैं, और अधिनियम में अधि और नी 2 उपसर्ग हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की मैं व्याख्या दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। देखिए, अतिव्याप्ति, अति प्लस वी प्लस आपति, तो अति और वी, अतिव्याप्ति में 2 उपसर्ग हैं। अधिनियम में अधि और नी 2 उपसर्ग है। अधि प्लस नी प्लस यम, तो अधिनियम हो गया, तो इसमें 2 उपसर्ग है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 13 का जो 13 है उसका आंसर 1 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त नहीं है। अभी यह बताना कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ है, प्रयुक्त नहीं है या कि नहीं है, वो वाला ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर होगा, क्योंकि आधिपत्य में तो उपसर्ग भी है, यह उपसर्ग भी है, आदि उपसर्ग है और यह प्रत्यय है, ठीक है। परंतु निपटारा है उसमें ओनली प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है निपटारा में। तो आरा प्रत्यय है, ठीक है, आरा प्रत्यय पर इसमें उपसर्ग नहीं है। इसकी व्याख्या दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 की व्याख्या।
देखिए निपटारा, निपट प्लस आरा, निपट मूल शब्द है, आरा प्रत्यय है, इसमें उपसर्ग नहीं है, इस वजह से ऑप्शन नंबर इसका ये है 2 इसका आंसर होगा। आधिपत्य में अधि और यह तो उपसर्ग है, पर निपटारा में निपट प्लस आरा हो गया, निपट मूल शब्द है, आरा प्रत्यय है, तो इसमें उपसर्ग नहीं, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका आंसर होगा। बाकी आधिकारिक में अधि और इक है वो प्रत्यय है, अधि उपसर्ग है, इक प्रत्यय है। असामाजिक में इक प्रत्यय है, है उपसर्ग है। इसी प्रकार से है आतिशिक, अनुवांशिक, इन सब में प्रत्यय भी है और उपसर्ग भी है। बाकी ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें निपटारा है, निपटारा में ओनली प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अभिजात्य, अभिधानिक और आभ्यंतरिक शब्दों में क्या समानता है? अभी इनमें तीनों में क्या समानता है वो बतानी है, क्योंकि इन तीनों में अभी उपसर्ग है। एक तो ये समानता है, अभी उपसर्ग तथा एक प्रत्यय से निर्मित शब्द है कि इनमें उपसर्ग तो है, अभी तीनों में अभी उपसर्ग है और तीनों में प्रत्यय भी है। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 है वो इसके आंसर होंगे। ठीक है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी कि इसमें 1 और 3 इसके आंसर होंगे, बट हम ऑप्शन नंबर 1 है वो इस ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका आंसर है, वो हम मानेंगे क्योंकि इसमें अभी उपसर्ग है। ठीक है, ये तो है ही, बट अभी उपसर्ग इसमें आ गया और एक प्रत्यय भी से निर्मित है, एक सब में प्रत्यय भी है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 15 की व्याख्या दिखा देता हूँ मैं आपको। उक्त प्रश्न में विकल्प 1 विसंगत है, किंतु जब प्रश्न में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों दिए हों तो विकल्प 3 संगत होगा। ठीक है, तो अभिजात्य में अभी प्लस जात प्लस ये हो गया, अभिधानिक में अभी प्लस धान प्लस इक हो गया, अभियांत्रिक में अभी प्लस अंतर प्लस इक हो गया। तो ठीक है, तो इसमें दोनों अभी मेन समानता है जो अभी उपसर्ग है, बाकी प्रत्यय भी है, तो ऑप्शन नंबर 3 है उसमें अभी है और प्रत्यय भी है, इस वजह वो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, निम्न में से नि उपसर्ग रहित शब्द पूछा है, तो नि किस में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है निगुण, निबंध, इनमें नि है, निकाय में भी है, निरोध में भी नि है और निरीह है। निरीह में निरुपसर्ग है, ई है, निर प्लस ई है और निरामिष में निर प्लस आमिष। ठीक है, पर निरत में भी नहीं है और निवारण में नहीं है। इसकी 16 की व्याख्या दिखा देता हूँ, देखिए। देखिए, निरीह में निर प्लस ई है, निरामिष में निर प्लस आमिष। ठीक है, बाकी इसमें नहीं है, इनमें जो है ऑप्शन नंबर 3 है, इनमें निरुपसर्ग है, नी नहीं है दोनों में ही, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 का 16 का आंसर होगा। अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न में से निर उपसर्ग रहित शब्दों वाले विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निर से रहित है। तो निर से रहित है निरत और निरूपण और निरोध। ठीक है, इनमें नि उपसर्ग है। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। 17 की व्याख्या दिखा देता हूँ मैं आपको। निरत, निरूपण, निरोध में नि उपसर्ग है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। देखिए, निरत, निरूपण, निरोध में नि उपसर्ग है, निर नहीं है, और इन्होंने निर से रहित पूछा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। 18 देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में निर उपसर्ग व यह प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? तो उन्होंने निर उपसर्ग और यह प्रत्यय से निर्मित नहीं है वो पूछा है। तो इसमें है निरामय में है वो निर उपसर्ग है और आमय है वो शब्द है। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है वो है निर और यह प्रत्यय से उपयुक्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। पर जो निरंतर है उसमें निरंतर में है निर और अंतर प्लस यह है, और इसमें एक ऑप्शन जो प्रत्यय का जो रूल होता है जिसमें यह प्रत्यय जुड़ता है, तो उसमें जो नी है जो ई, छोटी ई और बड़ी ई है वो आई में चली जाती है, और बड़ा ऊ है वो आऊ में चला जाता है यह प्रत्यय जुड़ने पे। तो इनकी मात्रा है निर की और आई में चेंज हो गई,
और देखिए तीनों में निर् है, तो तीनों के न के ऊपर नई 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 बन गया और इनके पीछे यह है प्रत्यय जुड़ गया। इस वजह से देखो तीनों में समानता है, बाकी निरामय में ओनली निर प्लस आम्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए का इसका आंसर होगा। 19 नंबर देखिए, निम्न में से एकाधिक उपसर्गों वाले विकल्प का चयन कीजिए, किसमें एक से अधिक उपसर्ग हैं वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 है प्रत्ययोपकार और प्रत्युपकार। ठीक है, इनमें एक से अधिक हैं, तो इनकी व्याख्या दिखा देता हूँ आपको। 19 की व्याख्या, 19 की व्याख्या देखिए, प्रत्ययोपकार प्रति प्लस अप प्लस कार, प्रति हो गया और अप हो गया, दो उपसर्ग हो गए। ठीक है, और प्रत्युपकार एक तो प्रत्ययोपकार एक प्रत्युपकार है, तो प्रति प्लस उप प्लस कार, तो इसमें दोनों में प्रति और उप, एक में तो ऊपर वाले में प्रत्ययोपकार प्रति प्लस अप प्लस कार हो गया, और प्रत्युपकार में प्रति प्लस उप आ गया उपकार, तो दो उपसर्ग हैं। तो वो यही पूछा कि किसमें एक से अधिक, यानी इनमें दो उपसर्ग हैं, इस वजह से इसका आंसर होगा प्रत्ययोपकार और प्रत्युपकार। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से परि प्लस उषण के मेल से बना शब्द पूछा है। ये परि प्लस उषण का मतलब क्या होता है? पर्युषण, पर्युषण इसका शब्द बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। 21 देखिए, 21 है, निम्न में से किस विकल्प में सभी उपसर्ग तत्सम है? उन्होंने पूछा कि सभी उपसर्ग तत्सम किसमें है? प्रति और अभी प्लस और निर। ये ऑप्शन नंबर 3 है, इन तीनों में प्रति अभी और निर है, वो तीनों ही जो है तत्सम है। बाकी ऑप्शन नंबर 1 में सर है वो तत्सम है, सम है वो तत्सम है, और 4 में भर है वो तत्सम है। बाकी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न में से किस विकल्प के शब्दों में वी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? वी किसमें नहीं हुआ है? विष्णु में, विश्वास और विद्या। विश्वास में तो वी है और विष्णु और विद्या में नहीं है। मैं इसकी व्याख्या दिखा देता हूँ, 22 की व्याख्या देख लीजिए। 22 की व्याख्या है, विष्णु में विष प्लस नु, वी उपसर्ग नहीं है, विष है, और विद्या है, विद्या में विद धातु है, उपसर्ग नहीं है, इस वजह से ये इसका आंसर होगा। मैं आप ये देखिए, ये विष्णु, विश्वास और विद्या, तो विष्णु में विसर्ग नहीं है और विद्या में विद धातु है, विष्णु में विष प्लस नु हो गया, तो विश्वास में भी उपसर्ग है। बाकी विष्णु और विद्या में भी उपसर्ग नहीं है। बाकी इस सभी ऑप्शन में जो भी एक का, दो का और इन सभी में भी उपसर्ग है, बाकी विष्णु और विद्या में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सभी उपसर्ग विदेशी हैं? तो उन्होंने पूछा कि सभी उपसर्ग किस में विदेशी हैं? ऑप्शन नंबर 4 में हम, बे, ने, कि सभी उपसर्ग हैं वो विदेशी हैं, और ऑप्शन नंबर 1 में है उप्र है वो भी विदेशी है, सत्य है वो भी विदेशी है, और उप है वो भी विदेशी है, और इसमें हम, वे और नेक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, इसमें विदेशी हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्न में से सु उपसर्ग एवं यह प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। उन्होंने बोला है कि सु उपसर्ग और यह प्रत्यय है उससे निर्मित शब्द नहीं है, वो बताना है। तो सुनिश्चय, सुनिश्चय है, सुनिश्चय है, उसमें सुनिश्चय में सु और यह है, जो सुनिश्चय है उसमें है वो यह सु तो प्रत्यय है, पर यह प्रत्यय जो सु उपसर्ग है, पर यह प्रत्यय नहीं है। तो अब मैं दिखा देता हूँ 24 की व्याख्या। 24 की व्याख्या देख लीजिए, सुनिश्चय, सु प्लस निस प्लस च, ठीक है, इसमें यह उपसर्ग नहीं है, च इसका जो विच्छेद होगा सु प्लस निस प्लस च, तो इस वजह से उसका ऑप्शन नंबर 1 है वो आंसर होगा 24 का। 24 का आंसर देखिए, 24 का देखिए, सु प्लस निस प्लस च, ठीक है। और इसमें सब में देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि यह सौजन्य, सौजन्य में सु प्लस जन्य, और इसमें जन, और इसमें मैंने बताया था कि सु उ और बड़ा उ का औ में चेंज हो जाएगा, ई और बड़ी ई आई में चेंज हो जाएगी। तो देखिए इसमें देखिए सु है तो ये भी औ में चेंज हो गया, सु है ये भी औ में चेंज हो गया। तो देखो सबका, सब में औ की मात्रा है, सबके पीछे यह जुड़ा है, यह जुड़ता है, तो ई बड़ी ई आई में चेंज हो जाता है, उ और बड़ा उ औ में चेंज हो जाता है। देख लीजिए इसमें
औ की मात्रा है तीनों में, ये भी इसमें है। ठीक है, इस प्रकार भी हम पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 वो देखिए, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द सु उपसर्ग रहित हैं? कि सु उपसर्ग से रहित कौन कौन से? स्वेच्छा, स्वाधीन और स्वाभिमान में सु उपसर्ग नहीं है, सब में सौ उपसर्ग है तीनों में ही। तो ऑप्शन नंबर 4 की व्याख्या में दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। और 25 का देखिए स्वेच्छा, स्वाधीन और स्वाभिमान में सब उपसर्ग है और उन्होंने सु पूछा है, तो इस वजह से इसका आंसर है वो ये होगा 25 का, सु उपसर्ग रहित। तो स्वेच्छा, स्वाधीन और स्वाभिमान इनमें सब उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्न में से अप उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। अप किस में नहीं है? अपरिचित और अपार। अपरिचित और अपार में अ उपसर्ग है, अप उपसर्ग नहीं है, अ उपसर्ग है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। 27 देखिए, निम्न में से किस विकल्प में अ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है? अ से निर्मित नहीं है वो बताना है। तो अवयव और अवैतनिक है, उसमें अ उपसर्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। 27 की व्याख्या और दिखा देता हूँ मैं आपको। अवयव अ उपसर्ग है, ठीक है, अ प्लस अवयव, अवैतनिक अ प्लस वेतन प्लस इक, अ उपसर्ग इक प्रत्यय है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। इन्होंने अव पूछा, इन दोनों में अ उपसर्ग है। 28 देखिए, निम्न में से किस विकल्प में आ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है? आ से निर्मित शब्द नहीं है वो पूछा है, तो इसमें है अभिजन, आधिकारिक, आधिपत्य। इनमें देखिए आ उपसर्ग नहीं है, इनमें इसमें अभी है, अधि है और अधि है। ठीक है, और सभी में आ उपसर्ग है, इनमें नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 28 की व्याख्या में दिखा देता हूँ आपको। अभिजन्य, अभी मैंने बताया था अभी उपसर्ग है, अभी प्लस जन प्लस अ उपसर्ग है, अ प्रत्यय है। आधिकारिक में अधि उपसर्ग है, कार मूल धातु एक प्रत्यय है। आधिपत्य में आधिपति मूल शब्द है और यह प्रत्यय है। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 है, इसका आंसर होगा 28 का। आधिपत्य में आधिपति है, तो फिर इसको वापस तोड़ेंगे तो अधि प्लस पति फिर प्लस ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो 28 भी हो गया। अब देखिए 29 नंबर, निम्न में से बे उपसर्ग रहित शब्दों वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो बे से रहित पूछा नहीं, बे किस में नहीं है? तो बेलचा, बेलदार, ठीक है, और बेलन है ना। तो इनमें बे उपसर्ग नहीं है, क्योंकि बे हटा देंगे तो लच्चा कोई शब्द नहीं होता, लदार भी कोई शब्द नहीं होता और लन भी कोई शब्द नहीं होता। इस वजह से इनमें बे उपसर्ग नहीं है। बाकी जो बेनजीर में है तो बे उपसर्ग है, नजीर शब्द होता है, बेडोल शब्द होता है, बेवफा शब्द भी होता है। बे प्लस वफा हो गया, बे प्लस वक्त हो गया, बे प्लस हया हो गया, बे प्लस बुनियाद हो गया, बे प्लस खौफ हो गया, बे प्लस हया हो गया, बे प्लस लगान हो गया। ये शब्द बनते हैं, बट बेलचा, बेलन और बेलन एक खुद ही मूल शब्द है, इनमें बे उपसर्ग नहीं है। अगला 30वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किस विकल्प में उपसर्ग का अर्थ संगत नहीं है? उपसर्ग का अर्थ है वो संगत नहीं है, वो बताना है। उत का मतलब ऊंचा होता है, श्रेष्ठ होता है, सही है। अध का मतलब विशेष होता है, पर अध का मतलब ऊपर नहीं होता। अध है वो नीचा होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि इस पर्वत का अध भाग, यानी इस पर्वत का निचला भाग। तो इस वजह से अध का मतलब नीचा होता है, नीचे होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है, वो दो ही है, क्योंकि अध है वो नीचे होता है, ऊपर नहीं होता है। इन्होंने गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। सम का मतलब सुंदर होता है, सात होता है। नि का मतलब विपरीत होता है, विशेष होता है। बट ऑप्शन नंबर इसका दो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्न में से दुर उपसर्ग रहित शब्दों का चयन कीजिए। दुर उपसर्ग रहित का पूछा है, तो दुर्वासा और दुर्वी संधि। ठीक है, तो इसमें है इसमें दुर उपसर्ग है, ध्रुव में भी है, ध्रुजय में भी है। ठीक है, तो दुर्जय में ध्रुव में ये है, सॉरी, ध्रुव में देखिए दुर प्लस उह हो गया, दुर्जय में देखिए दुर प्लस जय हो गया,
और इसमें भी है, पर दुस्साध और दुर्गंगा में है, इन दोनों में ही दुरुपसर्ग नहीं है। इसमें दुस्साध में दुस उपसर्ग है और दुरंगा में दु है, दु प्लस अंगा है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अगला देखिए 32, निम्न में से किस विकल्प में उद या उत उपसर्ग से निर्मित नहीं है? तो इन्होंने पूछा है कि नहीं है, किस में नहीं है वो बताना है। तो 19 और 39 में उन उपसर्ग है, 19 में भी उन है, 39 में भी उन है। उन्होंने उद या उत पूछा है, तो इनमें उन है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 है इसका आंसर होगा 32 का। 32 का ऑप्शन नंबर 33 देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परा उपसर्ग से नहीं है? ठीक है, तो परा उपसर्ग से नहीं है वो बताना है। तो इसमें है पराधीन, प्राणय, परायण और प्राशित, इनमें पर उपसर्ग है। उन्होंने पूछा परा, तो परा है वो सभी में है, पर इसमें है पराधीन, और पराधीन में पर उपसर्ग है, और जो परायण है उसमें पर है, और प्राशित में पर है। इसकी व्याख्या दिखा देता हूँ 33 की। तो इसमें ऑप्शन नंबर है वो 33 में 2 होगा। तो 33 की मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 33 में पराधीन, परायण और प्राशित में पर उपसर्ग है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये 23 की देख लीजिए, 24 की भी है, सबकी व्याख्या देख लीजिए। ठीक, ये 32 की भी देख ली, 19 में उन है, 39 में उन है, पराधीन और इनमें सब पर है। ठीक है, अगला देखिए 34, निम्न में से किस विकल्प में बद उपसर्ग नहीं है? बद, ठीक है, तो बद किस्मत होता है, बद प्लस किस्मत हो गया, बद प्लस हजमी हो गया। ठीक है, बद प्लस नाम हो गया, और बद प्लस सतूर है करेंगे तो सतूर कोई शब्द नहीं होता है। तो इसमें दस्तूर होता है, सतूर नहीं होता है। इसमें ब उपसर्ग है ना, और उन्होंने पूछा बद उपसर्ग नहीं है, तो बद दस्तूर में है, ब उपसर्ग है, बद नहीं है। इसे ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका आंसर होगा। 35 का देखिए, निम्न में से किस विकल्प में 2 से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? यानी कि 2 से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किस में हुआ है? वो दुर्व्यवहार है, वो उसमें है, दुर्व्यवहार में है वो 2 से अधिक हुआ है। दुर प्लस वी प्लस औ प्लस हार। ठीक है, तो इसमें 2 से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। दुर, वी और औ ये उपसर्ग है, हार मूल शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अब आ गए हमारे परिभाषिक शब्दावली। 35 क्वेश्चन हो गए हैं, वो हमारे है वो उपसर्ग से संबंधित है 35 क्वेश्चन। अब 36वां क्वेश्चन है वो हमारा परिभाषिक शब्दावली DEF हो इस प्रकार है, 3 सब DEF के करेंगे। तो सबसे पहला है जो हमारे पास परिभाषिक शब्दावली है वो गतिरोध। जो गतिरोध है उसके बारे में सही परिभाषिक शब्दावली इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी सही है, गतिरोध का मतलब क्या है हमको वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर 36 है, उसके बारे में देखिए। जो गतिरोध है, गतिरोध में हमको जो डेडलॉक है, ऑप्शन नंबर 1 गतिरोध को डेडलॉक, गतिरोध का क्या होगा? डेडलॉक। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब देखिए 37, अब देखिए 37, फॉलो का हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। उन्होंने पूछा फॉलो का हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है, नहीं है वो बताना है जो नहीं है। तो इसमें जारी रखना है वो नहीं है। बाकी साथी भी फॉलो का पारिभाषिक रूप है, अधेयता भी है, अधि सदस्य भी है, ये तीनों है। बट ऑप्शन 4 है जारी रखना वो नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, पारिभाषिक युग्मों पर विचार कीजिए। अब हम में से इनमें से सही सम्मिलित है वो बताना है, और जो नहीं है वो गलत होगा, और जो हमको सही बताना है सही कौन सा है। 38 में है जो सही है जो डिफेंट है,
ऑप्शन नंबर 3 है डिफेंट, प्रतिवादी, वो सही है। बाकी ऑप्शन नंबर 1 है डेप्लीकेशन है। डेप्लीकेशन का मतलब होता है गबन, ठीक है, मान हानि नहीं होता है, ठीक है। डेप्लीकेशन का मतलब मान हानि नहीं है, उसका गबन है। और ऑप्शन नंबर 2 है डेफिमेशन। डेफिमेशन का गबन नहीं होता, डेफिनेशन जो डेफिमेशन है उसका मान हानि होता है, यानी कि डेफिकेशन का तो गबन होगा और डेफिमेशन का होगा मान हानि। और तो ये दोनों गलत हैं, ठीक है, 1 और 2 गलत है, पर 3 है वो सही है। जो डिफेंट है वो सही है, प्रतिवादी है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का, वो देखिए। 39 नंबर का क्वेश्चन है प्रतिकृति निम्न में से किसका सही शाब्दिक रूप है। जो प्रतिकृति है उसका शाब्दिक रूप है वो सही कौन सा है, वो बताना है प्रतिकृति का। तो प्रतिकृति का ऑप्शन नंबर 3 है फेसिमिल। फेसिमिल है वो इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 फेसिमिल को ही हम प्रतिकृति कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब ऑप्शन नंबर जो 40 है उसको सूची फर्स्ट है वो शब्द है और सूची सेकंड है वो परिभाषिक अर्थ है। तो हमको सूची फर्स्ट से सेकंड का मिलान करना है। तो इसमें 40 में है जो ऑप्शन नंबर ए है उसका किस का अर्थ क्या हो, परिभाषिक अर्थ क्या है वो मिलान करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है फेक्सिएशन। फेक्सिएशन का परिभाषिक अर्थ है बनावटी। बनावटी, फेक्सिएशन का बनावटी है। और ऑप्शन नंबर बी है फॉरफिश्चर का मतलब है, फॉरफिश्चर का मतलब होता है जब्ती, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है फोलिरी। फोलिरी का मतलब होता है जालसाजी। और फोलिरी का होता है जालसाजी। और फ्रॉड है उसका होता है छल, किसी से फ्रॉड कर दिया, छल कर दिया। तो इसमें से ए को 3 से मिलान करेंगे, बी को 2 से करेंगे, सी को 4 से करेंगे और डी को 1 से करेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 40 का 3, 2, 4 1 आंसर होगा। 41 देखिए, संपादन निम्न में से किसका सही परिभाषिक रूप है। तो संपादन है उसको क्या कहते हैं, उसका परिभाषिक अर्थ क्या है। संपादन का एडिटिंग है, ऑप्शन नंबर 3 है एडिटिंग है वो इसका संपादन का अर्थ होगा, एडिटिंग वो है 3, वो 3 आंसर होगा इसका। 42वां देखिए, निम्न में से असंगत परिभाषिक युग्म का चुनाव कीजिए। इनमें से असंगत बताना है। तो इसमें से जो पहला है 42 में वो देख लेते हैं। एक्सक्लूड का अपवर्जित करना ही होता है। एक्सक्लूड का है जो अपवर्जित करना ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 2 है एजुकेटिव। एजुकेटिव है वो कार्यपालिका है, वो भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का भी निष्पादन करना ही है, वो भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, यानी कि तीनों ही सही है, ये सभी सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वो भी मिलान करना है। तो अगला क्वेश्चन है उसका मिलान करना है कि कौन सा किस में मिलान होगा, वो मिलान करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब होता है आश्रित। ऑप्शन ए में 1 मिलान होगा, आश्रित होगा डिपेंडेंट का। और ऑप्शन नंबर बी है डिपोंट। डिपोंट का मतलब होता है अभिशासी। तो डिपोंट का अभिशासी, तो ऑप्शन बी को 2 से मिलाएंगे। और सी ऑप्शन है वो देखें डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब होता है परिनियोजित करना। डिप्लॉय का मतलब होता है परिनियोजित करना। ऑप्शन नंबर 4 होगा सी का, ठीक है। और डिन्यू
DETENU, डिटेन्यू का बताना है। डिटेन्यू का मतलब क्या है? डिटेन्यू का मतलब होता है नज़रबद। तो डी में 3 आएगा, तो ए में 1, बी में 2, सी में 4 और डी में 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। अब देखिए 44 नंबर है, उसका बताना है परिभाषिक रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 44 है डिस्पर्स का मतलब होता है विसर्जित होना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 45 देखिए डिस्टिंट का मतलब होता है विघटित नहीं सॉरी, इसमें बता रहे जो 45 है डिस्टिंट का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है? परिभाषिक रूप डिस्टिंट का नहीं है, तो विघटित है वो नहीं है। बाकी सुस्पष्ट, अलग और भिन्न, ये तीनों हैं डिस्टिंट के, ये तीनों हैं सुस्पष्ट, अलग और भिन्न। बाकी विघटित है वो इसका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। 46 नंबर देखिए, 46 नंबर है फेसिकल। इन्होंने पूछा है फेसिकल का हिंदी शाब्दिक रूप क्या है? तो फेसिकल का होता है राजकोषीय। फेसिकल राजकोषीय, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। अब है सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है, तो इसमें है पहला है डिस्पोजल का मतलब है निवर्तन है, तो ऑप्शन नंबर 1 को 4 से मिलान करेंगे। और ऑप्शन नंबर बी है डिस्पोजिशन का मतलब है डिस्पोजिशन का मतलब है डिस्पोजिशन का मतलब है वितरण। अगला है डिस्चार्ज। सी का है डिस्चार्ज का मतलब होता है उन्मोचन, डिस्चार्ज उन्मोचन। अगला है डिसऑनर। डी है डिसऑनर का मतलब होता है नकारना। डिसऑनर का मतलब होता है नकारना। तो ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। आगे चलिए देखिए 4 3 2 1 इसका आंसर हो गया। अगला है 48। इसमें से बताना है असंगत युग्म बताना है कि कौन सा है वो गलत है, किसका शाब्दिक रूप है वो सही नहीं है, वो बताना है। तो यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 48 है ऑप्शन नंबर 1 है डिविडेंट का मतलब क्या है? डिविडेंट का मतलब लाभांश है। अपयोजन नहीं होता है, डिविडेंट का अपयोजन नहीं होता है, लाभांश होता है। तो ऑप्शन नंबर गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत है। पर हम इनके जो है ऑप्शन नंबर 2 है डोइसर खरीदता। डोइसर का मतलब होता है खरीदता। ऑप्शन नंबर 3 है डुरेस का मतलब होता है दबाव। डुरेस किसी पे डुरेस करना है, यानी डुरेस का मतलब होता है दबाव। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है वो है इविक्शन का मतलब होता है इविक्शन बेद खली। तो इसमें गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका आंसर होगा। अपयोजन नहीं होता है इसका, डिविडेंड का लाभांश होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका 48 का आंसर होगा। 49 नंबर देखिए, अब 49 नंबर क्या है? सही हिंदी परिभाषिक रूप बताना है। ये क्या है? एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यमकर्ता। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। 50 नंबर देखिए प्रलेखन का सही शाब्दिक अर्थ बताना है। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रलेखन का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। गबन है निम्न में से इसका शाब्दिक सही रूप बताना है गबन का। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो गबन का आंसर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है?
एम्बलेजमेंट, एम्बलेजमेंट का मतलब होता है गबन, एम्बलेजमेंट गबन, एम्बलेजमेंट गबन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 52 नंबर देखिए, 52 नंबर है फोर्थ विद का हिंदी परिभाषिक रूप है। तो फोर्थ विद को हम क्या कहते हैं? तत्काल कहते हैं। फोर्थ विद तत्काल, फोर्थ विद तत्काल। अगला क्वेश्चन है राजदूतावास निम्न में से किसका सही परिभाषिक रूप है? राजदूतावास, राजदूतावास है वो एम्बेसी, एम्बेसी है। एम्बेसी का अर्थ होता है राजदूतावास। ठीक है, हर देश में एम्बेसी होती है, अलग अलग देशों में सबकी एम्बेसी होती है, वहाँ पे राजदूतावास होते हैं। इंडिया के राजदूतावास पाकिस्तान में भी है, यूएसए में भी। इसी प्रकार से हम याद रख सकते हैं राजदूतावास, एम्बेसी। क्वेश्चन नंबर 54 है ड्रोवी। क्वेश्चन नंबर 54 है ड्रोवी का हिंदी परिभाषिक रूप क्या है? ड्रोवी का हिंदी परिभाषिक रूप है वो बताना है। ड्रोवी का है अदा करता, ड्रोवी अदा करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। 55 है वही सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। और 55 में है एक्सवेशन। एक्सवेशन का मतलब होता है एक्सवेशन उत्खनन, उत्खनन, एक्सवेशन उत्खनन। तो ए में 3 है, बी है एंडोमेंट, एंडोमेंट का मतलब है अक्षनिधि, अक्षनिधि एंडोमेंट अक्षनिधि। तो बी में 1 है। और है सी है एक्सलेशन, एक्सलेशन है का मतलब है वृद्धि। सी में 4 है। डी है, डी में है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन। डी है एलिमिनेशन, इसका मतलब होता है विलोपन या निकासी। एलिमिनेशन, विलोपन या निकासी। तो डी में 2 है। तो इसका आंसर है 1, 3, एक ऑप्शन इसका आंसर है 3, 1, 4, 2। अब है 56 नंबर है वो बताना है कट्टरवाद। कट्टरवाद निम्न में से किसका सही परिभाषिक रूप है? कट्टरवाद, कट्टरवाद है कट्टरवाद है फंडामेंटलिज्म, फंडामेंटलिज्म को ही हम कट्टरवाद कहते हैं, फंडामेंटलिज्म। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका 56 का है, कट्टरवाद का फंडामेंटलिज्म इसका 2 है, इसका आंसर है। अगला देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सही परिभाषिक हिंदी रूप नहीं है? तो गलत बताना है। गलत बताना है। फाइल, फाइल का मतलब होता है दाखिल करना, ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 है फिक्सेशन, फिक्सेशन है वो नियतन होता है, ये भी सही है, 2 भी। अगला है फ्राइंट, फ्राइंट है वो भाड़ा है, वो भी सही है। फ्राइंट, फ्राइंट है भाड़ा, वो सही है। ऑप्शन नंबर 4 है वो ऑप्शन नंबर 4 है फेडिलिटी, फेडिलिटी है वो अधि सदस्यता नहीं होती है, वो निष्ठा होती है। फेडिलिटी है वो निष्ठा होती है, अधि सदस्यता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत होगा। 58 नंबर है वो देखिए, इसमें सही हिंदी परिभाषिक रूप बताना सही। ठीक है, तो 58 नंबर है एक्जोरेट, एक्जोरेट का हिंदी परिभाषिक रूप बताना है एक्जोरेटेड। एक्जोरेटेड का मतलब होता है दोष मुक्त करना। एक्जोरेटेड, एक्जोरेट का सही हिंदी रूप क्या है? दोष मुक्त करना, एक्जोरेट का दोष मुक्त करना। क्वेश्चन नंबर है 59, वो देखिए डिमर्ज, डिमर्ज का हिंदी परिभाषिक रूप बताइए। डिमर्ज का विलंब सुलूक, डिमर्ज विलंब सुलूक। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। 60 नंबर है गण्यमान्य, गण्यमान्य का सही परिभाषिक रूप बताना है। गण्यमान्य का डिग्नेटरी, गणमान्य का सही परिभाषिक रूप है डिग्नेटरी, डिग्नेटरी, गणमान्य, डिग्नेटरी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए,
एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का हिंदी परिभाषिक रूप नहीं है। एक्सक्लूसिव का परिभाषिक रूप नहीं है, वो बताना है एक्सक्लूसिव का। ये एक्सक्लूसिव का यथार्थ नहीं है। एक्सक्लूसिव का जो एक्सक्लूसिव है उसको विशिष्ट भी कहते हैं, एकमात्र भी कहते हैं, अन्य भी कहते हैं। और यथार्थ है वो गलत है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। वो मिलान युग्म का सही युग्म कौन सा है, इसमें गलत कौन सा है वो बताना है। तो इसमें है 62 नंबर है, उसमें देखिए फोरकास्ट है वो पूर्व अनुमान है, वो सही है फोरकास्ट का। और वो है फॉरवर्ड का प्राक कथन है, वो भी सही है। फॉरवर्ड का प्राक कथन वो भी सही है। अगला है फॉरमोस्ट का सबसे पहले, ये भी सही है। बट ये ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत है। ये ऑप्शन नंबर 4 क्या है, फंसनरी का मतलब प्रकार्य नहीं होता है। फंसनरी का होता है पदधारी, फंसनरी पदधारी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका गलत है। ठीक है, तीनों सही है। तो ऑप्शन इन्होंने सही पूछा है, केवल 3 युग्म सम्मिलित है, 4 है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, 3 युग्म सम्मिलित है पर 4 सम्मिलित नहीं है। इसका पदाधारी होता है, प्रकार्य नहीं होता है। ठीक है, फंस नदी का पदधारी होता है। अब देखिए 63 नंबर, आदेश निम्न में से किसका सही परिभाषिक रूप है। आदेश को हम क्या बोलते हैं, आदेश को डिक्री, आदेश है वो डिक्री होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है, डिक्री आदेश ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 64 है, निम्न परिभाषिक युग्मों पर विचार कीजिए। अब इनमें बताना है कि कौन सा है वो गलत है और कौन सा सही है। इनमें सही बताना है, सही कूट बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है फ्रेंचाइजी है, मताधिकार है, वो बिल्कुल सही है फ्रेंचाइजी का। ऑप्शन नंबर 2 है इलेक्टोरेट का है वो निर्वाचन नामावली नहीं होता है। इलेक्टोरेट का है वो निर्वाचन नामावली नहीं होता है इलेक्टोरेट का। तो निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन मंडल है वो इलेक्टोरेट का होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें तो गलत है। ठीक है, अगला है 3 इलेक्टोरल कॉलेज है वो निर्वाचन मंडल है, वो बिल्कुल सही है 3। और है चौथा है इलेक्टर निर्वाचन, वो सही है। इलेक्टर का मतलब निर्वाचन है, वो सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 3 4 सम्मिलित हैं और बाकी इलेक्टोरेट है वो निर्वाचन क्षेत्र मंडल होता है, निर्वाचन नामावली नहीं होता है। तो इसमें 1 3 4 वो सही है। आप 65 नंबर देखिए, 65 नंबर इसमें परिभाषिक रूप नहीं है, नहीं बताना है। ठीक है, तो 65 नंबर है 65 है इटाब्लिशमेंट का मतलब इन्होंने नहीं पूछा है। इटाब्लिशमेंट क्या नहीं होता है, अनुष्ठान है इटाब्लिशमेंट का नहीं होता है। स्थापना, प्रतिष्ठान और अधिष्ठान ये इटाब्लिशमेंट का होता है। बाकी ऑप्शन नंबर 4 है वो नहीं है, अनुष्ठान। 66 नंबर देखिए, निक्षेपागार निम्न में से किसका सही शाब्दिक रूप है। निक्षेपागार को हम क्या बोलते हैं वो बताना है। तो डिपोजिटरी है, डिपोजिटरी उसको निक्षेपागार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। अब देखिए 67 नंबर, फेमाइन का सही परिभाषिक रूप बताना है। फेमाइन का सही है वो अकाल होता है। फेमाइन का मतलब क्या है, अकाल। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। अगला देखिए 68 देखिए, विशदीकरण निम्न में से किसका सही परिभाषिक रूप है। विशदीकरण, तो विशदीकरण किसका है, एल्यूसिडेशन है।
एल्यूसिडेशन, एल्यूसिडेशन है वो विशदीकरण होता है एल्यूसिडेशन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। अब 69 नंबर है, वो सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। इसमें है ऑप्शन नंबर ए है डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन का मतलब होता है विवेक, डिस्क्रिशन का मतलब होता है विवेक। ऑप्शन ए में 2 का मिलान कीजिए। और बी है डिस्क्रेपनेसी, डिस्क्रेपनेसी का होता है विसंगति। डिस्क्रेपनेसी है वो डिस्क्रेपनेसी है वो विसंगति है। सीधे ही डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव। और अगला है डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मतभेद, डिस्कॉर्ड मतभेद। तो ऑप्शन नंबर ए को 2 से, बी को 1 से, सी को 4 से और डी को मतभेद 3 से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। 70 नंबर देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सही हिंदी परिभाषिक रूप है वो बताना है। इनमें ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका सही है और बाकी तीनों 1, 3 और 4 वो गलत हैं। तो हम उनके बारे में बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, पहले वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है एस्क्लेप, एस्क्लेप का मतलब होता है बीतना, एस्क्लेप बीतना, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर 1 है इंजेक्ट, इंजेक्ट का मतलब प्रयोग करना नहीं होता है, बेद खल होता है, बेद खल, बेद खल, बेद खल होता है, बेद खल होता है, इंजेक्ट का प्रयोग करना नहीं है। और स्क्लेप का मतलब होता है बीतना, ये सही था। अब ऑप्शन नंबर 3 है एम्ब्लेम, एम्ब्लेम का होता है प्रतीक और चिन्ह होता है, अपसकर नहीं होता है, अपसकर नहीं होता है, प्रतीक और चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर 4 है वो देखिए, ऑप्शन नंबर 4 होता है, ऑप्शन नंबर 4 है एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का मतलब अपवादात्मक और असाधारण होता है, विनियमत नहीं है, विनियमांत नहीं है, विनियामत नहीं है, विनियमत नहीं है, अपवादात्मक और असाधारण है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला देखिए 71 नंबर है, किस विकल्प में सही परिभाषिक हिंदी रूप नहीं है, इनमें कौन सा गलत है वो बताना है। तो इसमें से एनरोलमेंट नामांकन वो बिल्कुल सही है, 1 नंबर सही है। इंटरेस्ट है वो हकदार है, वो 2 नंबर भी सही है। और ये है इंटरेस्ट है वो विश्वास पात्र नहीं होता है, इंटरेस्ट है वो विश्वास पात्र नहीं होता है, वो सौंपना होता है। तो इसमें 3 है वो गलत है, बाकी 1 और 2 सही हैं। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्या है इरेक्ट, इरेक्ट है वो इरेक्ट है वो शुद्धि पत्र होता है, इरेक्ट वो शुद्धि पत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें गलत है। 72 नंबर देखिए, अब इग्रोनोमिक्स का इन्होंने सही शाब्दिक रूप पूछा है। इग्रोनोमिक्स का श्रम दक्षता विज्ञान, इग्रोनोमिक्स श्रम दक्षता विज्ञान, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। 73 नंबर देखिए, सही हिंदी परिभाषिक रूप बताना है, कौन सा है। ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका आंसर है, वो हम देख लेते हैं सभी को। ऑप्शन नंबर 1 है एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन का मतलब है खोज करना, समन्वेषण है करना, वो है एक्सप्लोरेशन का। समुपयोजन नहीं होता है, खोज करना और संवेषण होता है एक्सप्लोरेशन का। 2 नंबर देखिए, एक्सप्लॉयटेशन, 2 नंबर है एक्सप्लॉयटेशन, इसका है समुपयोजन या शोषण होता है,
समन्वेषण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है। ऑप्शन नंबर 3 है एक्सपार्टीशन। एक्सपार्टीशन देश निष्कासन होता है। एक्सपार्टीशन देश निष्कासन होता है। ऑप्शन 3 सही है। ऑप्शन नंबर 4 है एक्सपार्टी। एक्सपार्टी है एक पक्षीय है, एक सदनीय नहीं होती है, एक पक्षीय होती है एक्सपार्टी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अब देखिए 74 नंबर, निम्न परिभाषिक युग्मों पर विचार करना है और इसमें से सही कूट का बताना है। तो सही कूट है वो नंबर 3 है, वो सही है। ठीक है, नंबर 3 है वो सही है, वो हम देख लेते हैं। नंबर 3 है डिट्रीमेंट। डिट्रीमेंट है अहित। डिट्रीमेंट अहित। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब 3 तो सही है, अब 1 और 2 को और देख लेते हैं। और इसका 1 है डिटेशन। डिटेशन का मतलब होता है खोज, निरोध नहीं होता है, डिटेशन का खोज होता है। 2 नंबर है डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब खोज नहीं होता है, डिटेंशन का मतलब होता है निरोध। ठीक है, और 3 नंबर है डिट्रीमेंट। डिट्रीमेंट अहित होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। क्वेश्चन नंबर 75 है एम्ब्लूमेंटस का सही परिभाषिक रूप बताना है। इसका सही परिभाषिक है परिलब्धियां। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। अब देखिए इसमें दे रखे हैं हमारे परिभाषिक शब्दावली खत्म हो गई है 76 से 100 तक की। अब हमारे परिभाषिक शब्द हैं वो देख लेते हैं। किस विकल्प में समकक्ष सभी पर्यायवाची शब्द सही नहीं है? तो अब वो बताना है किस में सही नहीं है। विरह, वियोग, विप्रलभ ये जुदाई के सही है। मैना, सारिका, सुषमा ये गलत है, क्योंकि सुषमा है वो शोभा का होता है। मैना, सारिका, मैना का ये दोनों मैना सारिका ये दोनों एक के हैं, पर सुषमा है वो शोभा का होता है, शोभा का। ठीक है, तो इसलिए इसका गलत पूछा है, तो ये 2 है। तुष्टि, वृत्ति और तोष ये संतोष के होते हैं। निमित्त, प्रयोजन और मकसद ये लक्ष्य के होते हैं। मेरा मकसद क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा प्रयोजन क्या है और निमित्त है, ये सब एक ही हैं। बाकी इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत है। तो हम देख लेते हैं। सारिका, त्रिलोचना और कलह प्रिया ये सब मैना के हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत है, क्योंकि सुषमा और शोभा का है। ठीक है, अब देखिए 77 नंबर, समकक्ष पर्यायवाची शब्द सही नहीं है कि किसमें है वो समकक्ष नहीं है, कि किसके समकक्ष सही नहीं है। तो बिल्ली है उसको दीप्तलोचन भी बोलते हैं, सालावर्क भी बोलते हैं, ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। मदिरा, हाला और कादम्बरी है वो मदिरा को बोलते हैं, ये भी सही है। महक, परिमल और घ्राण ये बिल्कुल सही है। माया को हम छल बोलते हैं, पर चिकूर है वो नहीं बोलते हैं। तो माया के परिवाची क्या क्या है वो बता देते हैं। माया छल को बोलते हैं, छलना भी है, पर पंच भी है और प्रताड़ना वो भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें चिकूर नहीं है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आएगा। और 78 नंबर देखिए, पर्यायवाची शब्द परस्पर सही हैं। तो परस्पर सही है वो तीनों सही होने चाहिए। तो परस्पर तीनों किस में सही है वो देख लेते हैं। विदूषक, मस्खरा और जोकर वो भांड जो सांग दिखाते हैं, किसी का वेश में बन जाते हैं, जोकर बन जाते हैं, वो विदूषक, मस्खरा और जोकर भांड ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अब 79 का देखिए, समकक्ष पर्यायवाची शब्द सही नहीं है, तो इसमें सही कौन सा नहीं है वो बताना है। धूल को हम रज भी धूल है उसको रज बोलते हैं, खेट भी बोलते हैं। नियति को हम प्रारब्ध और भाग्य बोलते हैं। क्या नियति है, क्या भाग्य है, और ये दो भी सही है। नैसर्गिक है वो सम्मुख नहीं होती है, स्वाभाविक तो होती है, नैसर्गिक सम्मुख नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। तो इसके नैसर्गिक के और भी शब्द हैं, प्राकृतिक और वास्तविक और स्वाभाविक, तो इसलिए इसमें सम्मुख नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। प्रलय है वो कयामत भी और विप्लव है, प्रलय को कयामत और विप्लव बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखिए।
अहंकार का परिभाषित शब्द नहीं है। अहंकार को हम द्रव्य भी बोलते हैं, नम भी बोलते हैं, गुरूर भी बोलते हैं, पर उदीव गण है वो अधीर का होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। भाई 81 देखिए, किस विकल्प में समकक्ष सभी शब्द आपस में पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो ये पूछा नहीं है तो वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है असभ्य, ऋजु और ढीठ। तो असभ्य, ऋजु हैं, ये तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, ढीठ तो असभ्य का देखिए ऊपर मैंने लिख रखा है, असभ्य है अभद्र, अशिष्ट, गवार और दुस्शील। ठीक है, ये अभद्र के हैं। ठीक है, असभ्य के हैं। ठीक है, और रजु सीधा सरल और निश्चल, सीधा सरल निश्चल ऋजु के हैं। और ढीठ है धृष्ट, प्रगल्भ, अविनित ये हैं, ये ढीठ के हैं। और नवोद्भिद, कौपल, कालिका अंकुर के हैं। अनुगमन, अनुवर्तन, अनुकृत ये अनुकरण के हैं। और अनाचार, अन्याय, अपकर्म भी अधर्म के हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है, तीनों ही अलग अलग हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर 81 का एक ऑप्शन आंसर होगा। 82 देखिए, किस विकल्प में अंत के पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंत का नहीं है वो बताना है। अंत का नहीं है वो नहीं बताना। अंत का नहीं है वो नहीं बताना है। किस में नहीं है अंत का? तो अंत में अपकर्ष और प्रवर और टीस है, ये अंत के नहीं है। बाकी अवसान, इति, निष्पत्ति, आखिर, समाप्ति, इंतहा, परिणाम, उपसंहार, इयता, परिणति, कार्यात, नाश, उन्मूलन, संहार, मृत्यु, निधन, प्रलय और विराम, ये सब अंत के हैं। बाकी ऑप्शन नंबर 4 है अपकृष, परवर और ठीस, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, उग्र का पर्यायवाची शब्द है। और तो उग्र है वो हम प्रबल को कहते हैं। तो और इसके पर्यायवाची और देख लेते हैं। अविनित, उत्कृष्ट, उछंड, उदंत, कर्कश, तूफानी, तेज, प्रचंड, भीषण, विकट, ये सब हैं वो उग्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब देखिए 84 नंबर है, किस विकल्प में समकक्ष सभी शब्द आपस में पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं पूछा, आपस में नहीं है। तो इसमें देखिए त्रास और विभिषा ये डर के हैं। ठीक है, त्रास और विभिषा डर के हैं। पर तात वो डोर के हैं। तात का मतलब डोर है। तो ये दो एक के हैं पर ये अलग है। और बाकी सब में सब सेम है। बाकी जो ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें त्रास और विभिषा ये डर का है और तात है डोर का। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। और इसका नंबर 85 देखिए, किस विकल्प में समकक्ष शब्द पर्यायवाची नहीं है वो पूछा है। तो दुर्गम, ओगट और दस्तूर ये सही है। धतूरा, तामरस और तूरी ये भी सही है। तेजस्वी है उसका प्रगल्भ सौम्य नहीं होता है। तेजस्वी के जो हैं वो मैंने लिख रखे हैं, वो अब देख लीजिए। कांतिमय, तेजवान, तेजोमय, प्रतापी और ये है वर्षव। ठीक है, ये तेजस्वी के हैं और ये हैं, पर इसमें 3 है। ये प्रलभ और तेजस्वी का सौम्य नहीं होता, इसलिए इन्होंने नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। तत्पर का मतलब होता है समुस्तेद और सन्नद्ध। ठीक है, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें गलत है, वो 3 है। 3 आंसर होगा। 86 नंबर है, समकक्ष सभी शब्द आपस में पर्यायवाची हैं। तो सभी शब्द आपस में पर्यायवाची हैं वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 है, उसमें सभी हैं वो आपस में पर्यायवाची हैं। ये सब अचल के हैं। अचल का पर्यायवाची, अचल को क्या क्या बोलते हैं वो देख लीजिए। अचल के पर्यायवाची हैं अविचल, स्थावर, जंगम, अडिग, अटल, स्तर, धृट, अजंगम, अविनीय, निश्चल। जो अजंगम है
अवहनीय और निश्चल ये सब अचल के हैं, बाकी सब में ये सेम है। ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। अगला देखिए 87, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अंक के पर्यायवाची शब्द नहीं है? अंक के नहीं है वो बताना है। तो अंक के हैं अवयव, घटक और अंग, ये अंक के नहीं है। अंक के क्या क्या है वो देख लीजिए। आघोष, गोद, उपस्थ, क्रोध, पार्श्व, पहलू, दूषण, निशान, हिंसा, अंकवार, क्रमांक, संख्या, गिनती, संस्करण, छाप, आंकड़ा, चिन्ह, प्रतीक और दाग, ये सब अंक के हैं। बाकी अंक का ऑप्शन नंबर 4 अवयव, घटक और अंग ये नहीं है। आगे देखिए अब 88 देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द कर्तक के पर्यायवाची शब्द हैं? कर्तक के बताने हैं। उपकर्त, कर्तव्य, अनुग्रहित, ऋणी और धन्य, एहसासमंद, कर्तार्थ, शुक्र गुजार, आभारी, ये सब हैं। ठीक है, ये सब हैं, ये सब कर्तक के हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका आंसर, क्योंकि दोनों हैं वो कर्तक के हैं और बाकी इसमें 2 में 1 है धन्य और 4 में अभिसारी है। बाकी किसी में भी इसके पर्यायवाची नहीं है, ये मैंने आपको बता दिए। 89 का देखिए, निम्न में से आमुख और लेखीय किसके पर्याय हैं? ये प्रस्तावना के हैं। आमुख और लेखीय, प्रस्तावना के ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर होगा है। प्रस्तावना को आमुख, औपार्द, प्राकथन, भूमिका और लेख की है ये बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर। 90 का देखिए, असंगत विकल्प का चुनाव करना है। तो असंगत इसमें क्या है वो बताना है। तो असंगत मही है वो असंगत है। बाकी अलक, सिरोरू है, चिकूर, केस, कुंतल, रोम, ये सब हैं। ये सेम एक के, रोम का मतलब बाल होता है, ये सब एक के हैं, पर माई इससे अलग है, संगत है। 91 नंबर देखिए, कदम्बक और सरसपा किसका पर्याय है? सरसों के हैं, कदम्बक और सरसपा। तो सरसों का ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। सरसों 3 को हम सरसों को और क्या क्या बोलते हैं? उगंध, कूटक, स्नेह, कदम्ब, ग्रहण, तंदूप, ये सब सरसों के हैं। 92 नंबर देखिए, सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो सभी शब्द हैं वो किसके में है? ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है। समर, संग्राम और जंग ये सब युद्ध के हैं। समर, संग्राम और जंग ये युद्ध के हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। ये सभी परस्पर पर्यायवाची हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 93 में, सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है अजातारी, कौन्तेय, प्रथासूत, ये सब युधिष्ठिर के हैं। अजातारी, कौन्तेय, प्रथासूत, युधिष्ठिर सही है। और तर्ण, भैरू, हराक्ष, रुद्रुक ये रुद्राक्ष के हैं, ये भी ऑप्शन नंबर 2 सही है। सभी में सही है, पर इसने पूछा पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें भेषमकी, वेदर्भी ये सब रुक्मिणी के हैं। ये 2 भेषमकी और वेदर्भी ये रुक्मिणी का है, और कादम्बरी ये शराब का है। तो इस वजह से ऑप्शन 3 इसमें नहीं है, वो 3 है। ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। और अनूठा, बाला और कुमारी का, ये कुमारी के हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है। इसमें 2 तो रुक्मिणी के, एक शराब का है, तो इसलिए संगत है। तो इसमें ऑप्शन 3 आएगा। 94 नंबर देखिए, जुगनू का पर्यायवाची नहीं है। जुगनू का पर्यायवाची नहीं है वो पूछा है। तो जुगनी का पर्यायवाची क्या नहीं, जुगनू का पर्यायवाची क्या नहीं है? जुगनू का पर्यायवाची नहीं है वो चिलबिल है, वो जुगनू का नहीं है। बाकी खगोत, इंद्रगोप, कटमणि, खगोत, चिलमिका, जुगनी, ज्योतिर्बीज, दीपकृमि और सप्ताब, सोन किरवा ये सब जुगनू के हैं। बाकी चिलबिल है जुगनू का नहीं। ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। अगला है नुपुर, झांझ और अमदू। नुपुर, झाम और अमदू ये किसके पर्यायवाची हैं? तो पायल के। पायल को हम क्या बोलते हैं? नुपुरी बोलते हैं, झांझी बोलते हैं, और अमदू भी पायल को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 86 नंबर है, यथेष्ट, विपुल और प्रभूत है। यथेष्ट, विपुल और प्रभूत किसके पर्यायवाची हैं? ये
पर्याप्त के पर्यायवाची, पर्याप्त को हम यथेष्टि बोलते हैं, विभूति बोलते हैं, प्रभूति। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। और आगे देखिए 97 नंबर, इंदिवर कुलय उत्पल। इंदिवर कुलय इंदिवर कुलय उत्पल किसके पर्यायवाची हैं? तो ये नील कमल है, नील कमल के पर्यायवाची हैं। नील कमल के पर्यायवाची क्या क्या है? नील कमल के इंदिवर कुवलय उत्पल नील कमल के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। 98 नंबर देखिए, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत, ये इसमें से असंगत कौन सा है वो बताना है। तो असंगत है इसमें बगन है वो असंगत है, बाकी अहि, नाफ और सिरा ये संगत हैं। तो अहि, नाफ और सिरा ये नाभि के पर्यायवाची हैं। नाभि को हम क्या बोलते हैं? अहि, नाफ और सिरा नाभि के पर्यायवाची हैं। अहि, नाफ, सिरा, नाभि, अहि, नाफ, सिरा नाभि के पर्यायवाची हैं। तो बगन है वो असंगत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बगन आंसर होगा। और नाभि को अहि, नाफ और सिरा, अहि, नाफ और सिरा नाभि के पर्यायवाची हैं, इसलिए ये तीनों संगत है। बगन है वो असंगत है। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। 99 है, परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। तो इन्होंने बताया कि परशुराम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? धन्वी है, वो परशुराम का नहीं है। धन्वी है वो परशुराम का नहीं है। धन्वी को हम क्या बोलते हैं? धनुर्धर, तीरंदाज और निशंगी, ये सब ये धन्वी के हैं। धनुर्धर, तीरंदाज और निशंगी ये धन्वी के हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो धन्वी, इसमें ऐसे गलत है। बाकी परशुराम का नहीं है, इसलिए ये धन्वी है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। तो परशुराम की क्या क्या है? रेणुकांतन्य, जामद, गण्य और भार्गव है वो परशुराम के हैं। बाकी धन्वी है वो नहीं पूछा है, तो धन्वी इसका नहीं है। धन्वी को धनुर्धर, तीरंदाज और निशंगी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, सभी शब्द परस्पर पर्याप्त नहीं है। तो इनमें से कौन सा सभी शब्द पर्याप्त नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 है, विकट, सरल और विवर्त, ये तीनों हैं वो नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर 1 है, अबाजोर, वाताली, प्रभजन ये तूफान के हैं। अबाजोर, वाताली, प्रभजन ये तूफान के हैं, संगत है। ऑप्शन नंबर 1 संगत है। बांदी, किंकरी, परिचारिका ये दासी है, दासी के पर्यायवाची है। बांदी, किंकरी, परिचारिका दासी के हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, मनोज्ञा, परमदा, श्यामा, श्यामा ये तरुणी के हैं, तरुणी के पर्यायवाची है। मनोज्ञा तरुणी का है। मनोज्ञा, परमादा, श्यामा ये तरुणी के हैं। बाकी विकट, विरल और विवर्त ये हैं वो असंगत हैं। तो विकट को हम बोलते हैं दुर्गम, विरल को बोलते हैं दुर्लभ और विवर्त को बोलते हैं टिका। विकट को दुर्गम, विरल को दुर्लभ और विवर्ती को टिका। टिका को विवर्त, दुर्लभ को विरल और दुर्गम को विकट। तो ऑप्शन नंबर इसमें असंगत है, 4 विकट और विरल और विवर्त हैं, ये तीनों असंगत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो ये हमारा जो माइनर टेस्ट 2 है वो कंप्लीट है, वो हो गया है। हम आगे इसके सभी हैं जितने भी हैं सभी का सॉल्यूशन करेंगे जल्दी। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे ही मॉडल पेपर आगे भी हम करवाएंगे। LDC का भी करवाएंगे, जितनी भी वैकेंसी सभी के मॉडल पेपर करवाएंगे, कलाम के भी करवाएंगे, और भी अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं वो आपके लिए लेके आएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।